प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हम अपने अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके अंतर्गत सर्कुलर मोशन, वर्तुल या वृत्तीय गति का अध्ययन करेंगे। मैं हूं पवन द्विवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम कौन सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे वर्तुल गति का, जो 5.10 में है, और इसके अंतर्गत एक डेरिवेशन करेंगे समतल वृत्तीय सड़क पर कार की अधिकतम चाल का डेरिवेशन। सर्कुलर मोशन को आप पिछले चैप्टर में समतल गति में 2D मोशन है, ये द्विविमीय गति है, उसको आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसका एलिमेंट्री आइडिया आपको है, कुछ डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, कोणीय वेग पढ़ा है, कोणीय विस्थापन पढ़ा है, V=r⍵ पढ़ा है। तो कुछ चीज़ों को हम पहले समझ लें और उसके बाद हम करेंगे, लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृत्तीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, सर्कुलर कोई पाथ हो उस पर जब मूव करती है तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर इस प्रकार गति करे कि उसकी चाल नियत हो तो उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ग्रहों की गति, घड़ी के किसी कांटे की नोक की गति, इसमें चाल एक समान रहती है, सर्कुलर मोशन है। और आप आगे जाएंगे, डीप करेंगे। वैसे पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों ओर वो इलिप्टिकल पैटर्न है, लेकिन हम गणितीय गणनाओं में उसको वृत्तीय गति मान सकते हैं। जब सर्कुलर मोशन होता है, चाल यदि नियत है, बावजूद इसके वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। जब कोई वस्तु इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसकी चाल भले ही नियत हो, लेकिन जब यहाँ होगी तो उसके वेग का डायरेक्शन ऊपर होगा, यहाँ होगी तो वेग का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो डायरेक्शन बदलता रहता है और इस डायरेक्शन बदलते रहने के कारण उसका वेग परिवर्तन होता है। और परिवर्ती वेग होने के कारण आप जानते हैं कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन इस त्वरण की दिशा इस वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को कहते हैं हम अभिकेंद्रीय त्वरण। कहने का मतलब ये हुआ कि अभिकेंद्रीय त्वरण वह है जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग का परिमाण या चाल कांस्टेंट रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार बदलते रहने के कारण उसका वेग परिवर्ती होता है, जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है, और इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस परिभाषा को आप नोट करें। अब अभिकेंद्रीय त्वरण को आपने पिछली समतल गति के वृत्तीय गति जब आप पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत, तब आपने इसके डेरिवेशन को किया है। 3 इसके व्यंजक होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। आज हम केवल सूत्र यहां पर आपको बता रहे हैं कि यदि कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v से वृत्तीय गति कर रहा है तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण निम्न सूत्रों से दिया जाता है। इन सूत्रों को भी आप नोट कर लें, आपने डेरिवेशन किया है। अभिकेंद्रीय त्वरण का एक सूत्र होता है a = v²/r। दूसरा सूत्र होता है a = ω²r, और तीसरा फार्मूला होता है a = ω/v। ये 3 फार्मूले अभिकेंद्रीय त्वरण के हैं। अब हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की। देखिए, वृत्तीय गति यदि कोई वस्तु कर रही है तो ये वो बल है जो वस्तु को वृत्तीय गति में करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस बल के बिना वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती। जो कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन करती है उसके लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर केंद्र की दिशा में सदैव एक बल कार्य करता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, वह बल जो किसी वस्तु की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है तथा जिसकी दिशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अब बल कैसे निकलता है आपको पता है। न्यूटन के दूसरे नियम में आपने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमने ये मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई कण, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में
कोणीय वेग ओमेगा रेखीय वेग v से गति कर रहा है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो अभिकेंद्री बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणित अभिकेंद्री त्वरण। द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना है, अभिकेंद्री त्वरण का भी हमने एक फार्मूला पढ़ा v²/r, दूसरा पढ़ा a = ω²r और तीसरा पढ़ा ओमेगा v। ये सब इस v = r ओमेगा होता है। r ओमेगा यदि आप इसमें रख देंगे तो r² ω² हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये उसी से आया है। तो ये 3 फॉर्म है इसके। तो अभिकेंद्रीय बल के भी 3 सूत्र होंगे। पहला सूत्र हमने द्रव्यमान की जगह m रखा और ये पहला वाला फार्मूला रख दिया v²/r, तो हमारा हो गया F = mv²/r। सर्वाधिक यूज होने वाला सूत्र यही है, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है, इसको अपनी कॉपी में नोट करें। बाकी ये 2 और a के मान रख दें तो हम 2 सूत्र और हो जाएंगे, m ω²/r, a की वैल्यू है ω² × r, तो ये होगा ω² × r, और तीसरा होगा F = mωv, a की जगह हम रख देंगे mωv, ये r नीचे नहीं आएगा। F m ये रखा हमने द्रव्यमान की जगह, और अभिकेंद्रीय त्वरण ω² × r है तो ω² × r ऊपर आ जाएगा, mω²r, और तीसरा F = mωv। ये 3 फार्मूले हैं अभिकेंद्री बल। तो इसको नोट करें कि वह बल जो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है और जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है उसको कहते हैं हम अभिकेंद्री बल। अब हम वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि कोई समतल वृत्तीय सड़क है, उस पर कोई कार चल रही है। तो आपने देखा होगा कि जब एक शार्प मोड़ आता है तो कार बाहर की तरफ जाने का प्रयास करती है, वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर जाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसके लिए वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। और ये अभिकेंद्री बल मिलता है उसको कार के टायर और सड़क के बीच में कार्य करने वाले फ्रिक्शन से, घर्षण बल से प्राप्त होता है। घर्षण बल अभिकेंद्री बल के बराबर है, जो उसको बाहर जाने से रोकता है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, घर्षण बल और अभिकेंद्री बल बराबर हो जाते हैं तो वो वृत्तीय सड़क को पार कर जाता है। अब यदि मान लीजिए एक कार है, वो इस वृत्तीय समतल सड़क पर जा रही है, तो ये बाहर की ओर जाने का प्रयास करती है और घर्षण बल के कारण उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जो केंद्र की ओर कार्य करता है, जो इसको सुरक्षित पार कराता है। यदि घर्षण बल का मान कम है तो कार दूर की तरफ जाएगी। तो यहां आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस कार पर इस पोजीशन में जब वो सड़क पर चल रही है तो उस पर ये 3 बल काम करते हैं। ये कार का भार mg नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया N ऊपर की तरफ, और टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल F ये केंद्र की ओर होता है। तो ये बातें हुई। तो हम सबसे पहले मान लें कि माना कि कार का द्रव्यमान क्या है, m है, v चाल से, और R ये त्रिज्या है उस सर्कुलर रोड की, उस पर गति कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया उस पर 3 बल काम करते हैं। पहला, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया, ये आपको दिख रही है n ऊपर की ओर, और घर्षण बल f वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर, ये केंद्र की ओर कार्य करता है। अब कार का भार mg और ये n एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, यानी mg और n आपस में बराबर हैं, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, जो कि घर्षण में आप पढ़ चुके हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया R होती है R, तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये μs, और घर्षण बल F हो तो इनमें रिलेशन ये है, F = μs × n। μs बराबर होता है F/n, तो F = क्या होगा, μs × n। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या आई क्वेश्चन 1 में, mg, हम यहाँ mg यहाँ वैल्यू रख देंगे n की जगह, तो F = क्या हो जाएगा, μs × mg। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 3rd आ गया। अब घर्षण बल जो F है वो कार को वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपने अभी पढ़ा, mv² R। यहां त्रिज्या हमने क्या मानी है, R,
तो ये v स्क्वायर बाई आर ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, तो बल क्या होगा mv स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब ये हमारे 3 इक्वेशन हैं, म्यू एस एन, म्यू एस एम जी, क्योंकि ये एम जी एन के एन एम जी के बराबर है, यहां रख दिया। ये चौथा इक्वेशन अभिकेंद्री बल का आ गया। कार को सड़क पार करना है बिना फिसले। यदि ये बिना फिसले सड़क को पार करेगी तो घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। यदि घर्षण बल का मान कम होगा तो कार फिसल जाएगी। तो ये शर्त हुई उसकी कि घर्षण बल F इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू F, या तो घर्षण बल F को कैपिटल F के अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं। यदि हमें इस तरफ से देखें तो कैपिटल F शुड बी लेस देन इक्वल टू F, तो हम इसको उल्टा करके ऐसा लिख देते हैं। अब F की वैल्यू हम इस तरफ रखेंगे। F की वैल्यू क्या है समीकरण 4 में, ये देख रहे हैं आप, mv स्क्वायर बाई आर, और स्मॉल f जो घर्षण बल है उसकी वैल्यू क्या आई समीकरण 3 में, म्यू एस एम जी। अब क्या होगा, इस m से इस m को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम v स्क्वायर निकालेंगे तो r का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा म्यू एस आर जी। ठीक है, ये वो कंडीशन है। अब यदि v निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा म्यू एस आर इंटू जी। तो मैक्सिमम जो हुआ अधिकतम चाल कार की ये होगी v मैक्सिमम इजगल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, म्यू सफिक्स एस आर जी। ये वो वेग है। यदि इस वेग के बराबर चाल से, इस चाल से कार गति करेगी जिसमें म्यू एस हो, आर हो और जी हो, और इसका रूट निकाल के आप वैल्यू निकाल लें, इस चाल से गति करेगी तो वो सुरक्षित वृत्तीय मार्ग को पार कर जाएगी। तो ये अधिकतम चाल का हमारा फार्मूला है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। इससे अधिकतम चाल का व्यंजक है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको करना है अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, और आप इसको समझिएगा। इससे कुछ खास बातें निकलती हैं दो। वो ये है कि यदि कोई कार चालक कार को इस समीकरण में दिए गए वेग से अधिक वेग से चलाता है तो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए घर्षण बल पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए कार फिसल जाएगी। यदि आप वेलोसिटी ज्यादा रखते हैं तो घर्षण बल उसका पर्याप्त नहीं होगा और कार फिसल जाएगी। जैसे बरसात के दिनों में सड़क गीली हो जाने के कारण घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कार के वेग को हमें क्या कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। घर्षण बल खुरदुरी सतह होगी, खुरदुरी सड़क होगी तो आसानी से आप क्रॉस वेग को कम करें, और खुरदुरी सड़क हो तो आसानी से वृत्तीय मार्ग को पार किया जा सकता है। ये वो अधिकतम वेग है, इसको याद रखिएगा, म्यू एस आर जी का वर्गमूल अंडर रूट। अब हम इसका इसके आधार पे एक अंकित सवाल करते हैं। आपकी बुक में भी ये है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या का तीव्र वर्तुल मोड़ लेता है। टायरों और सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? तो इसको हम निकालेंगे उसी फार्मूले से। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। देखिए, त्रिज्या दी है वृत्तीय मार्ग की, कैपिटल आर 3 मीटर, जी आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है 0.1 है, वेलोसिटी कार की है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको पूर्व में ही कई लेक्चर्स में बताया है कि आपको सबसे पहले यूनिट एक सी करनी पड़ती है, एसआई यूनिट में आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी को आप चेंज करिए, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 का ऊपर गुणा होगा, प्रति और यानी प्रति घंटा, तो घंटे के सेकंड बनाएंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, यहां से आप 6 से इसको काट दीजिएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और 3 से आप इसको काट दीजिए 6 को, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 से आप 10 को काट दीजिए, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो इस तरह से v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। आप किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो आप सीधे सीधे 5/18 का गुणा कर दीजिएगा,
किसी भी सवाल में किलोमीटर प्रति घंटे को यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको क्या करना है, कितने का गुणा करना है, 5/18 का। देखिए हम डायरेक्ट 5/18 का गुणा करते तो 18 से 18 क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, 5 आ जाता। तो ये 5 मीटर पर सेकंड में हमने इसको चेंज कर लिया। अब ना फिसलने की शर्त क्या है जो हमने अभी निकाली है, v² इज लेस देन इक्वल टू μs/g। रूट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमने तो उसके ऊपर वाला जो स्टेप है वो ले लिया। तो हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि इसकी वैल्यू v² की इस वैल्यू से कम है या बराबर है तो वो नहीं फिसलेगा, और यदि ये वैल्यू ज्यादा आती है v² तो ये शर्त का उल्लंघन हो रहा है, ये शर्त लागू नहीं हो रही, वो फिसल के गिर जाएगा। चलिए देखते हैं। तो v² हमने निकाला, v² निकाला तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड -2 या पर सेकंड स्क्वायर। μs/g निकालें तो μs की वैल्यू क्या है, 0.1, ये दी है 0.1। r कैपिटल R त्रिज्या क्या है, 3 मीटर, ये 3 रख दिया। g की वैल्यू क्या है, 9.8। इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2.94 मीटर स्क्वायर सेकंड -2 या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, v² क्या है, 25 है, ये देखिए क्या है, 2.94 है, तो v² तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है v² लेस देन इक्वल टू μs/g शर्त का पालन नहीं हो रहा है। इस और इसके परिणाम में कितना फर्क है, ये 25 और ये 2.94 है। इसका मतलब है हमारा हल क्या निकला, साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसलकर गिर जाएगा। तो ये इस तरह से हमने ये सवाल किया और वृत्तीय गति में कार की अधिकतम चाल का, समतल वृत्तीय सड़क पर अधिकतम चाल का व्यंजक भी निकाला। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में अध्ययन करिएगा और घर पर रहकर पढ़ाई करिए। समय सारणी आपके पास है, उसके आधार पर आप अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।